दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज से आप लोगों के लिए एक बीच बीच में मैं कुछ क्लासेस लेके आऊँगा, जीएस के अकॉर्डिंग होंगी, जिसमें टोटल फोकस आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैं ये सोचूंगा, मतलब ये मेरा कोशिश रहेगी कि आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैं जनरल स्टडी कराऊँ। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम क्रैक करने को लेके होगी और होगी टोटली एनसीईआरटी फोकस्ड होगी। ठीक है, यानी एनसीईआरटी में जो जो चीज़ें दी होंगी मैं वही बताऊँगा, उसके एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताऊँगा फ़िलहाल। तो अगर आप ये मान के चलिए, अगर एनसीईआरटी सीरीज कंप्लीट करते हैं तो आपके जीएस के जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें से 70% क्वेश्चन किससे होंगे, एनसीईआरटी से। ठीक है, और पहला जो हमारा पोर्शन रहेगा वो ज्योग्राफी का रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी को जल्दी से जल्दी खत्म करके अदर सेक्शन में आएंगे, क्योंकि हिस्ट्री और पॉलिटी हमारा चल रहा है। एनसीईआरटी की जो सीरीज है वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, आपको समझाऊंगा। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, ज्योग्राफी में सबसे पहले आपको 6th क्लास से चलना है, 6 से 12th तक, और हम वही चीज़ पकड़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो 6th क्लास से हम शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है खगोलीय पिंड। ठीक है, क्या आती है, खगोलीय पिंड। अब देखिए, आपसे यहाँ पे से क्या पूछ सकता है, कौन सी चीज़ निम्नलिखित में से कौन सी एक चीज़ खगोलीय पिंड है, या कौन सा एक जो ऑप्शन देगा वो इसमें से कौन सा एक खगोलीय पिंड का उदाहरण है। तो आप ये मान के चलिए, ब्रह्मांड में हर चीज़ जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है वो खगोलीय पिंड है, यानी कभी न कभी जो पृथ्वी, ये जो सूर्य है उसके किसी भाग के रूप में अलग हुई होंगी। ठीक है, वर्षों पहले। तो खगोलीय पिंड क्या क्या हो सकता है, जैसे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, ठीक है, तारे। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, आपका खगोलीय पिंड के। इसके अलावा अनेक शुद्ध ग्रह वहाँ पे पाए जाते हैं, यानी ब्रह्मांड में जो भी पाया जाता है प्राकृतिक रूप से वो क्या है, खगोलीय पिंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कुछ के पास तो अपना प्रकाश होता है, उसके पास अपनी ऊर्जा होती है, तथा कुछ के पास अपना प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती है। तो अपने पास प्रकाश और ऊर्जा होने वाली चीज़ को बोलते हैं तारे। अगर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसके पास अपना प्रकाश और ऊर्जा होता है, आप क्या बताएंगे, तारे। तो तारे क्या हैं, अपनी प्रकाश और अपनी ऊर्जा के तहत चलते हैं। तो सूर्य के पास भी क्या है, अपना प्रकाश और ऊर्जा। तो सूर्य भी किसका एग्जाम्पल हो गया, एक तारे का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तारा है, सूर्य भी क्या है अपने आप में एक तारे का एग्जाम्पल। ये तारा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। अगर आपसे पूछता है पृथ्वी के नज़दीक सबसे नज़दीक स्थित तारा कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, सूर्य। और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनके पास अपना क्या है, ऊर्जा है, और अपनी क्या होती है, इनके पास प्रकाश होता है। ठीक, इसके बाद एक और चीज़, अब तारे हैं, तारे क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाते हैं। तारों का जो समूह होता है वो विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाता है। आपसे अगर ये पूछता है तारों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती हैं, तो आपका सीधे सीधे आंसर क्या होगा, नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल, यानी नक्षत्र मंडल क्या है, तारों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां। अब इन नक्षत्र मंडल के हो सकता है कोई एग्जाम्पल पूछे, तो 2 एग्जाम्पल बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना। एक को बोलते हैं अर्सा मेजर, एक को बोलते हैं बिग बियर। ठीक है, यानी अर्सा मेजर। अर्सा मेजर किसका एग्जाम्पल है, अपने आप में एक तारे का एग्जाम्पल है, और एक एग्जाम्पल किसका है, बिग बियर का। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है बिग बियर किसका एग्जाम्पल है, तारे का। अगर आपसे ये पूछता है बिग बियर क्या है, नक्षत्र मंडल। ठीक है, यानी तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृति नक्षत्र मंडल, और नक्षत्र मंडल के एग्जाम्पल के अंदर अर्सा मेजर और बिग बियर आपके एनसीईआरटी सिलेबस में दिए हैं उसमें। ठीक, अब देखिए, आप कुछ तारों का समूह तो इजीली आप पहचान लेते हैं, जैसे सप्तऋषि समूह कहते हैं। सप्तऋषि समूह को स्मॉल बियर भी कहते हैं, जैसे इसको बिग बियर कहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्मॉल बियर। ठीक है, सप्तऋषि समूह। अगर आपसे ये पूछता है स्मॉल बियर क्या है, आप क्या कहेंगे, एक नक्षत्र मंडल का एग्जाम्पल है। ठीक, तारे समझने के बाद कुछ चीज़ें क्या होती हैं, ग्रह होती हैं। ग्रह क्या है, इनके पास नहीं अपना प्रकाश है, नहीं इनकी अपनी कोई एनर्जी है। ठीक है, तो जिसके पास अपनी प्रकाश और ऊर्जा नहीं होती है उसको क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। इनकी संख्या वर्तमान में कितनी है, 8 है। और इसका एग्जाम्पल जैसे क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी अपने आप में क्या है, ग्रह है। तो ये सब के सब क्या है, सौरमंडल का हिस्सा है। सौरमंडल मतलब जहाँ पे जिसके केंद्र में सूर्य है, उसके अलावा वहाँ पे ग्रह हो गए, उपग्रह हैं, चंद्रमा वगैरह जितने भी हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, नक्षत्र मंडल, ये तारे वारे सब चीज़ें जहाँ पे मिलती हैं एक सौर परिवार का हिस्सा है, यानी सौरमंडल का। तो उसी सौरमंडल के हिस्से के अंदर हमारी पृथ्वी भी है, यानी वो विभिन्न ग्रह, विभिन्न उपग्रह वगैरह कहाँ स्थित हैं, विभिन्न ग्रह हो गए, उपग्रह हैं, खगोलीय पिंड है, सब के सब कहाँ स्थित है, सौर मंडल में। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, सूर्य से दूरी के अनुसार आपके ग्रहों का क्रम क्या होगा, यानी कौन सा ग्रह सूर्य से कितना दूर है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। देखिए, सूर्य क्या है,
बीच सेंटर में मतलब केंद्र में है सौरमंडल के। सौरमंडल की एनर्जी का टोटल सोर्स सूर्य है, यानी अगर आपसे पूछता है सौरमंडल की ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है, ठीक है। यानी पूरे ग्रहों को वगैरह को जितने भी हैं सबको एनर्जी किससे मिलती है, सूर्य से। अब इसके बाद क्या आते हैं, ग्रह आते हैं। देखिए ग्रह का क्रम क्या है, सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर आपसे ग्रह पूछता है तो उसमें देखिए क्या है, सबसे पहले आता है बुध, सबसे नज़दीक यानी सूर्य के, ठीक है। फिर आता है शुक्र। आप देखिए एनसीईआरटी स्पेशल करके एक अलग नोटबुक बनाना, इसमें ऐसे ही नोट्स बनाना और उनको आप रिवाइज करते रहना, ठीक है, बहुत हेल्प देगा आपको। बुध, शुक्र, उसके बाद कौन सा आएगा, पृथ्वी, फिर मंगल। ये है सूर्य से दूरी का क्रम, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, पहले 4 ग्रह। फिर 4 कौन से आएंगे, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और अंतिम क्या आता है, नेपच्यून, ठीक है, नेपच्यून। यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, जिसको आप क्या कहते हैं, अरुण, और नेपच्यून, वरुण, ठीक है। ये क्या है, आपका ग्रहों का क्रम है, ठीक। आप इसको ऐसे ही याद करना, यूरेनस, नेपच्यून करके। अब देखिए पहले जो है आपसे पूछेगा सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध है। आपसे पूछता है सूर्य का जो ग्रहों दूरी का क्रम है, पृथ्वी कौन से नंबर पे आती है, 3rd नंबर पे आती है। सबसे दूर कौन सा पूछता है आपसे, नेपच्यून पूछेगा, ठीक है। ये जो पहले के 4 ग्रह हैं इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या, आंतरिक ग्रह। अब आपसे क्या पूछेगा, यहीं पे घुमा देगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह का उदाहरण है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके अलावा जो भी हो आपको क्या करना है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऑप्शन दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और कुछ और दे देगा, कौन सा नहीं है पूछेगा तो आप बृहस्पति, ठीक है। आंतरिक ग्रह जो है चट्टानों से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं, चट्टानों से, ठीक। आपसे ये पूछता है आंतरिक ग्रहों का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है, चट्टानों से। और ये मैं कोई ऐसे नहीं बता रही, सिर्फ एनसीईआरटी है, आपको ये पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ कोई भी मजाक मत करना, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम बनते हैं, चट्टानों से। इससे बाहर की ग्रह कहलाते हैं बाह्य ग्रह। क्या कहलाते हैं, बाह्य ग्रह। यानी पीछे के जो 4 ग्रह हैं वो क्या कहलाएंगे, बाह्य ग्रह। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य ग्रह का उदाहरण नहीं है। 3 तो बाह्य ग्रह से देगा, एक कहाँ से दे देगा, आंतरिक ग्रह से, ठीक। तो बाह्य ग्रह कौन से हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये बाह्य ग्रह हैं, ये बने हैं गैस और तरल पदार्थों से। जैसे आंतरिक ग्रह चट्टान से बने हैं, आपसे पूछता है बाह्य ग्रहों का निर्माण किससे हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, सीधे सीधे गैस और तरल पदार्थों से, ठीक है। ये तो सूर्य से दूरी के क्रम का हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आपको ये आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, कुछ शूद्र ग्रह भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि शूद्र ग्रह किन के बीच पाए जाते हैं, ठीक। शूद्र ग्रह, तो आपको ये भी आना चाहिए, शूद्र ग्रह किसके बीच पाए जाते हैं अगर आपसे पूछेगा, तो वो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच, ठीक है। बृहस्पति और मंगल के, एक ही, हाँ, बृहस्पति और मंगल के बीच, बृहस्पति प्लस मंगल। अब देखिए आपसे ये कहेगा शूद्र ग्रह निम्नलिखित में से किन के बीच पाए जाते हैं, आपका आंसर होगा बृहस्पति और मंगल, ठीक। इसको ऐसे ही आप लोगों ने क्या करना है, नोट करना है। जब इतना समझ गए, अब बाई चांस अगर ये पूछता है आपका पृथ्वी का आकार कैसा है, निम्नलिखित में से पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल है, क्या है, क्या है। अगर आपसे कभी पृथ्वी का आकार पूछेगा तो आपका आंसर होना चाहिए भू आभ। क्या होगा, भू आभ, यानी इसको जियोइड बोलते हैं, ठीक है, भू आभ। भूआभ का मतलब होता है जियोइड, जियोइड, ठीक है, जियोइड, ठीक। पृथ्वी का आकार कैसा है, भूआभ के आकार का, यानी पृथ्वी जो है अपने जो ध्रुव पे है वो चपटी है और सेंटर पे जो है बाहर की ओर है उभरी हुई है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है पृथ्वी का आकार कैसा है, भूआभ है, ठीक। सौरमंडल के बारे में बता दिया मैंने, पृथ्वी के बारे में बता दिया। इसके अलावा क्या होता है, जैसे जो ग्रह हैं ये क्या करते हैं, सूर्य, जैसे सूर्य केंद्र पे है, इस सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं। बाई चांस अगर आपसे ये पूछता है कि ग्रहों का सूर्य की ओर जो चक्कर लगाने का पथ है, पाथ है, वो कैसा है, गोल है, कैसा है, अगर ये पूछता है, इसको आप बोलोगे दीर्घ वृत्ताकार। जो अंडे का आकार होता है इस टाइप के आकार में जो है ग्रह क्या करते हैं, पृथ्वी के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आपने अंडे का शेप देखा होगा, इस शेप में क्या करते हैं, जो ग्रह होते हैं सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, और इस आकार को बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार। आपसे ये पूछता है दीर्घ वृत्ताकार।
अगर आपसे ये पूछता है कि जो ग्रह हैं सूर्य के मार्ग में किस पथ पे, मतलब किस पाथ पे राउंड लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, आपका आंसर होना चाहिए दीर्घवृत्ताकार। इसके अलावा देखिए सबसे बड़ा ग्रह अगर आपसे पूछता है कौन सा है, उसका आंसर होगा बृहस्पति। कौन सा है सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह पूछता है तो बुध, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारे सौरमंडल का? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह हमारे सौरमंडल का कौन सा है? बुध है। जब मैंने अभी बताया आपको सूर्य से दूरी का क्रम, उसी दूरी के आधार पर यह तय होता है कि जो सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं ग्रह, वो कितने समय में लगाएंगे, ठीक है। ये जो ग्रह होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। किस पाथ में? दीर्घवृत्ताकार में। अब बुध सबसे नज़दीक है, तो ये मानना कि बुध जो ग्रह है सबसे कम समय में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यानी सबसे कम समय पृथ्वी की परिक्रमा में किसको लगता है? बुध को। कितना? 88 दिन। और ये क्यों लगता है? क्योंकि पृथ्वी की सूर्य के सबसे नज़दीक है। और सबसे ज़्यादा समय अगर पूछेगा तो अंतिम ग्रह जो नेपच्यून मैंने आपको बताया था, उसको लगभग 164 साल तक क्या लग जाते हैं? पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है। जैसे हमारी पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं, जिसको आप एक वर्ष से कहते हैं, ऐसे ही बुध को 88 दिन लगते हैं। और जो लास्ट ग्रह नेपच्यून था उसको लगभग कितना लगता है? 165 दिन लगते हैं, ठीक। अब देखिए जो ये ग्रह होते हैं जनरली ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि इस प्रकार से इनका राउंड होता है। कैसे? पश्चिम से पूर्व की ओर, इस टाइप से ये ग्रह घूमते हैं। अगर आपसे पूछेगा सामान्यतः ग्रह किस मार्ग में चलते हैं, आप कहोगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी पश्चिम से पूर्व के। लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो इन ग्रहों की दिशा के विपरीत दिशा में चलते हैं, वो हैं शुक्र और यूरेनस, ठीक है। अगर आपसे पूछता है किन दो ग्रहों की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत है, तो आप क्या कहोगे? शुक्र और यूरेनस, ठीक है। ये दो ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य की मतलब अन्य ग्रहों की कंपेयर में विपरीत दिशा में चलते हैं। और विपरीत दिशा का मतलब क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी ऐसे चलती है ना इस दिशा में, तो जो क्लॉकवाइज, अगर ऐसे भी पूछ सकता है कि क्लॉकवाइज घूमने वाले यानी क्लॉकवाइज चलने वाले ग्रहों के नाम बताओ, आप बताओगे शुक्र और यूरेनस। या आपसे पूछ सकता है कि कौन से दो ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमते हैं, तो आप क्या बोलोगे? शुक्र और यूरेनस बोलोगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए कुछ ग्रहों के बाहर छल्ले भी पाए जाते हैं। छल्ले क्या होता है, कैसे पाए जाते हैं, ये आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, जितना आपके सिलेबस में दिया गया मैं उतना पढ़ाऊंगा, ठीक है। छल्ले पाए जाने वाले ग्रहों के नाम पूछता है तो बृहस्पति, उसके अलावा शनि और यूरेनस, ठीक। 3 ग्रह ऐसे हैं जिनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। कौन से हैं? बृहस्पति, शनि और यूरेनस। ये ग्रह क्या हैं जिनके चारों ओर क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। आपसे यहाँ भी क्वेश्चन घुमा सकता है, छल्ले पाए जाने वाले ग्रहों के नाम। एक ऑप्शन ऐसा देगा जो नहीं होगा, उसके अलावा बाकी ऑप्शन क्या देगा जिसमें छल्ले पाए जाते हैं। अब लास्ट चीज देखो, ग्रह हैं, ग्रहों के अलावा क्या होते हैं? कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो उपग्रह कहलाती है, जो ग्रहों का चक्कर लगाती हैं। सूर्य का चक्कर तो उपग्रह भी लगाएंगे। मैं मोस्टली आप ये मान के चलिए सौरमंडल में कोई भी चीज़ हो ज़्यादातर सूर्य का चक्कर लगाती ही है। तो उपग्रह भी ऐसे होते हैं जिसको आप सैटेलाइट कहते हैं, वो क्या करते हैं? अपने ग्रहों का चक्कर लगाएंगे। जैसे हमारी पृथ्वी का चंद्रमा, यानी पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का है, वो कौन सा है? चंद्रमा है, ठीक है। ऐसे ही जो है अलग अलग ग्रह होते हैं। अगर आपसे ये पूछता है सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो वह है बृहस्पति के, ठीक है। बृहस्पति और शनि चलते रहता है आगे पीछे, जितनी खोज होती रहती हैं वर्तमान समय में। आप ये मान के चलिए, अपडेट कर लेना, बृहस्पति ग्रह के सबसे ज़्यादा लगभग 70 के आसपास हैं। देख लेना एक बार नेट में क्लियर करके। फिर उसके बाद शनि, इनके क्या है? सर्वाधिक उपग्रह हैं। उपग्रह क्या होंगे? जो ग्रहों का चक्कर लगाएंगे, ठीक है, सैटेलाइट मतलब। और उसके अलावा ये सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी का क्या है? एकमात्र उपग्रह है, वो है चंद्रमा। आपसे क्वेश्चन कभी कभी घुमा देता है, लोग वहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं। वो उपग्रह न पूछ के सीधे क्वेश्चन दे देगा सर्वाधिक चंद्रमा किस ग्रह के हैं। अब लोग ये सोचते हैं कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा उपग्रह न देके वो चंद्रमा नाम दे देगा। तो आप ये मानना कि बृहस्पति के सबसे ज़्यादा हैं और शनि के हैं उसके बाद हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके उपग्रह है ही नहीं। अगर आपसे ये पूछता है कि क्यों, कौन से ग्रह ऐसे हैं जिनका उपग्रह है ही नहीं, तो वो हैं बुध और शुक्र, ठीक है। कौन से हैं? बुध और शुक्र। इनका क्या है? कोई भी उपग्रह नहीं है, अर्थात इनका कोई भी चंद्रमा नहीं है। किनका? बुध और शुक्र का। अब देखिए हमने क्या पढ़ा? चंद्रमा। हमने कहा कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा का जो व्यास है, चंद्रमा का क्या होता है? व्यास है, यानी टोटल जैसे पृथ्वी है उसका व्यास ये है, ठीक है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है।
कितना होता है, 1/4। अगर आपसे ये पूछता है जो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है उसका व्यास कितना होता है पृथ्वी के व्यास का, 1/4। और चंद्रमा को अपने अक्ष पे, जैसे पृथ्वी को अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं और फिर सूर्य के चारों ओर घूमने में 365 दिन लगते हैं, ऐसे ही चंद्रमा को अपने एक अक्ष पे घूमने में 27 दिन का समय लगता है। और ये किसका चक्कर लगाती है, पृथ्वी का चक्कर लगाती है। लगभग 27 दिनों में ये भी क्या करती है, पृथ्वी का चक्कर लगाती है। इसके अलावा हमारी पृथ्वी से चंद्रमा का सिर्फ एक भाग दिखता है, ठीक है, कि कहाँ से दिखता है हमारी पृथ्वी से चंद्रमा का एक भाग। ग्रह बता दिया, उपग्रह बता दिए, कुछ तारे होते हैं, इसके अलावा कुछ क्षुद्र ग्रह भी होते हैं। देखिए क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, जैसे हमारे जो सौरमंडल है उसमें ग्रह उपग्रह तारों के अलावा अनेक अनेक असंख्य उल्कापिंड होते हैं, छोटे छोटे पिंड टाइप के होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है, उस ओर ज़्यादा मत ध्यान देना। अब देखिए एक लास्ट चीज़ इसमें है आपका जो देखा है, जैसे आर्यभट्ट आपको पता ही होगा भारत के सबसे मतलब एक बहुत बड़े क्या थे, खगोल शास्त्री थे, ठीक है, आर्यभट्ट कौन थे, खगोल शास्त्री थे। एक चीज़ आकाशगंगा, आकाशगंगा क्या होता है, देखो तारों का जो समूह होता है, बृहद असंख्य तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। और ये आकाशगंगाएं फिर आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है, असंख्य आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो पहला टॉपिक आपका ये कंप्लीट होता है। पॉइंट आप लोगों का छूटा है, जैसे देखो चंद्रमा पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति अगर कभी पूछता है या डेट पूछता है तो याद रखना, कहीं तो उसने 20 जुलाई दे रखा है 1969, ठीक है, और कहीं 21 जुलाई दे रखा है 1969। और ये दोनों एनसीईआरटी के ही काम है, एक शायद 11वीं किताब में दिया, कुछ दिए है 20 या 21 जुलाई कहीं भी देगा, तो आप दोनों में जो भी मारोगे वो ठीक होगा। और कौन था चंद्रमा पर पहुँचने वाला पहला व्यक्ति, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये तो सबको आता होगा। ये जब चैप्टर खत्म होता है पहला चैप्टर, उसके बाद आपको मैं एक आइडिया और दूंगा, वो दूंगा अक्षांश रेखाओं के बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में और विषुवत रेखा के बारे में, ठीक है। इसके अलावा कुछ कटिबंध पाए जाते हैं, यहाँ पे से आपका क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको ध्यान से देखना है, ठीक। अब देखना, आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब देखा है, आप उसको एक पृथ्वी मान के चलिए, ठीक है, पृथ्वी का एक काल्पनिक स्ट्रक्चर है, ठीक। वो जो क्या है पृथ्वी, जैसे ये है सपोज, ये अपने अक्ष पे कितना झुकी है, 23.5 डिग्री, ठीक है। यानी अगर ये हम ये 90 माने तो ऐसे जैसे झुकी पड़ी है पृथ्वी, ठीक है। ये कितने डिग्री है, झुकी है 23.5 डिग्री पे। अगर ये पूछता है पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुकी है तो आप क्या बताओगे, 23.5 डिग्री, ठीक। इतना करने के बाद देखिए इसमें क्या होता है, काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है, एक वृत्ताकार लाइन होती है, ठीक है। अब मैं इसको सीधे ही दिखा रहा हूँ, इस 0 डिग्री लाइन, इसको बोलते हैं 0 डिग्री लाइन, इस 0 डिग्री लाइन को बोलते हैं विषुवत वृत्त, ठीक है। अब होता तो इस टाइप का है, ये इस टाइप की लाइन होती है, ठीक है, ये इस टाइप की लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त। यानी विषुवत वृत्त को आगे बताऊंगा मैं, जब हम इसको भूमध्य रेखा कब कहेंगे, विषुवत रेखा क्या कहेंगे, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। 2 बराबर का मतलब जैसे वृत्त है, पूरा सर्कल है तो 360 डिग्री होगा। अब 360 डिग्री होने के कारण ये जो है इससे ऊपर का पोर्शन 90 डिग्री तो ये रहता है आपका इधर को, इससे ऊपर को, इसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और 90 डिग्री क्या रहता है, साउथ की ओर रहता है। तो 90 डिग्री नीचे की, क्योंकि ये एंगल में नापा जाता है, क्या किस में नापता है, एंगुलर डिस्टेंस होते हैं, कोणीय दूरी होती है, वो सब छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। यानी विषुवत वृत्त से, यानी विषुवत रेखा से उत्तर की ओर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण की ओर क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध होगा, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। यानी जो विषुवत वृत्त, यानी जो मैं 0 डिग्री बता रहा हूँ, उसी के समानांतर, उसी के पैरेलल जो लाइनें होती हैं दोनों साइड, दोनों ध्रुव में, उसको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं, यानी अक्षांश। यानी अगर आपसे पूछता है पृथ्वी के जो हमारा जो ग्लोब है उसमें जो ये लाइनें डाली जाती हैं, 37 लाइनें, वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं अक्षांश लाइनें। और याद रखना हमेशा जो विषुवत वृत्त है, यानी जिसको आप 0 डिग्री कह रहे हैं, इससे उत्तर और दक्षिण की ओर जो जाने वाली जो उसी के समानांतर लाइनें हैं, जो अक्षांश रेखा जिसको कह रहा हूँ, इनकी जो दूरी है, मतलब ये जो ध्रुव की ओर जाते जाते इनका साइज क्या होता है, घटते जाता है। याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है अक्षांश रेखाओं का जो आकार है, साइज है, यानी अक्षांश वृत्तों का, वो ध्रुव की ओर जाने पे कैसा होता है, ऑप्शन देगा, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखना, ध्रुव जब आप 0 डिग्री से, यानी विषुवत वृत्त से उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाओगे तो अक्षांश रेखाओं का जो साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। देखिए 90 ये होते हैं, 90 ऊपर वाले, 90 क्या होते हैं, नीचे होते हैं। 90 कितना होगा, 180, और 1 टोटल मिला के कितनी होती है, 180।
कहीं कहीं अगर 0 डिग्री को भी अगर आप काउंट करते हैं भूमध्य रेखा को, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 181। ठीक है, सामान्यतः किताबों में 180 ही दिया होता है, लेकिन जहाँ 0 डिग्री को भी अगर आप काउंट करोगे तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 181। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा विषुवत वृत्त क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, इतना ही जानना है। ठीक है, बाद में जब मैं ज्योग्राफी अंदर तक पढ़ाऊंगा, डीप पढ़ाऊंगा, तो आपको मैं सब समझा दूंगा। अब देखिए, कुछ लाइनें होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए ग्लोब पे। ठीक है, ये काल्पनिक लाइनें होती हैं, पृथ्वी पे नहीं है ऐसी लाइनें। ठीक, उन लाइनों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हमेशा एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, ये था 0 डिग्री, इसको क्या बोला गया हमने? विषुवत वृत्त। अब इसकी दूरी जो होती है कोणमन आते हैं। ठीक है, इससे अगर उत्तर की आप 23.5 डिग्री जाओगे, कितना? 23.5 डिग्री, तो उत्तरी गोलार्ध में इसको बोलते हैं कर्क रेखा। अगर आपसे पूछता है कर्क रेखा की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे 23.5 डिग्री, लेकिन पीछे से उत्तर जरूर लगाना है। ठीक है, ऊ लिखना जरूरी है, यानी उत्तरी गोलार्ध। सेम चीज ऐसी ही दक्षिणी वाली गोलार्ध में होगी, यानी 0 डिग्री से साउथ की ओर होगी, तो उसको बोला जाता है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। मकर रेखा, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होती है? 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री, लेकिन साथ में आपको क्या कहना पड़ेगा? पीछे से लिख के दक्षिण लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी मकर रेखा क्या होती है, कर्क रेखा क्या होती है, और विषुव रेखा यानी विषुवत रेखा क्या होती है। इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में आप जब 23.5 डिग्री से ऊपर जाओगे, एक और प्रसिद्ध लाइन है, वो 66.5 डिग्री पे है। ठीक है, और ऐसी दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पे एक और लाइन होती है, उनका नाम पूछता है आपसे, तो उसका नाम है उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक है, अगर आप 66.5 डिग्री वाली का नाम बोलोगे तो इसका नाम है उत्तरी ध्रुव वृत्त। ठीक है, और सेम 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर आओगे, इसका नाम आप बोल दोगे कितना? 66.5। ठीक है, 66.5, इसका नाम बोलोगे दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अगर आपसे पूछता है दक्षिणी ध्रुव वृत्त कितना होता है? 66.5 डिग्री। दक्षिण लिखा होना चाहिए, दक्षिण बोलेगा तो हमेशा याद रखना, उत्तर लिखा होगा तो उत्तरी उत्तर लिखना, उत्तरी ध्रुव वृत्त पूछेगा तो पीछे से। और लास्ट में क्या होता है, दोनों गोलार्ध में एक 90 डिग्री वाली जो विषुवत वृत्त होता है, उसमें जो 90 डिग्री वाला वृत्त होता है, उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव यानी उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में जो 90 डिग्री वाला होता है उसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए? 0 डिग्री किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तर वाला पता होना चाहिए, 23.5 डिग्री दक्षिण वाला पता होना चाहिए, इसके अलावा 66.5 डिग्री दोनों साइड पता होना चाहिए, 90 डिग्री दोनों साइड पता होना चाहिए। ये सब क्या है? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, अब देखिए, इन अक्षांश रेखाओं के आधार पे क्या होता है, हम कुछ ताप कटिबंधों को बांटते हैं, यानी टेम्परेचर वहाँ कितना पड़ा, उन ताप कटिबंधों की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, कौन सा कहाँ पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, जो मैंने बताया 0 डिग्री, ठीक, और 23.5 डिग्री दोनों साइड, यहाँ भी 23.5 डिग्री और यहाँ भी 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री उत्तर वाले को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण वाले को मकर रेखा। इनके बीच का जो बेल्ट होगा, यानी इनके बीच सर्वाधिक सूर्य का ताप मिलता है, वर्ष में मैक्सिमम टाइम यहाँ पे सूर्य की किरणें लंबवत रहती हैं, इसलिए ये इलाका हमेशा गर्म रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय। ठीक, अगर आपसे पूछता है उष्ण कटिबंधीय इलाके कौन से हैं, तो आप क्या कहोगे? विषुवत वृत्त के दोनों साइड 23.5 डिग्री तक के इलाके उष्ण कटिबंधीय। ठीक, इसके बाद 23.5 से 66.5 डिग्री दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में भी दक्षिणी गोलार्ध में, उसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, जो मैंने 23.5 से कहाँ तक? 66.5 डिग्री तक दक्षिण में भी और 66.5 तक उत्तर में भी, तो इन दोनों के बीच का इलाका यहाँ क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध, दोनों जगह। ठीक है, शीतोष्ण, और यहाँ भी शीतोष्ण। यहाँ क्या होता है, सूर्य का तापमान इसके कंपेयर में कम मिलता है, यानी इसके कंपेयर में यहाँ ठंडा होगा, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा ठंडा होगा, यहाँ के कंपेयर में कम ठंडा। और लास्ट जो होता है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दोनों जगह। ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का इलाका अगर आपसे पूछता है तो वो होता है शीत कटिबंध। ठीक है, यहाँ सूर्य की किरणें पहुँच ही नहीं पाती, इतना ठंडा होता है, वर्ष भर यहाँ क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है। और यहाँ भी शीत कटिबंध, शीत कटिबंध। तो आपको ये तीनों कटिबंध पता होने चाहिए, टेम्परेचर बेल्ट, उष्ण कटिबंधी के कौन कौन से रीजन में, शीतोष्ण कटिबंधी और शीत कटिबंध, लेकिन दोनों गोलार्ध में है, आप तीन को याद रखना, दोनों जगह उत्तर में उत्तर लिख देना पीछे, दक्षिण में दक्षिण लिख देना। ठीक है, ये तो हो गया आपके कटिबंध। अब देखिए,
ये अक्षांश जो होता है किसी भी जगह की स्थिति नापने के लिए। अब आपको क्या करना है, कर्क रेखा जो मैंने बताई वो 8 राज्यों से होकर भारत में गुजरती है, ठीक है। आपको उन 8 राज्यों के नाम याद होने चाहिए। उनके नाम बता देता हूँ, जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से भारत की क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। आपको नाम आना चाहिए। आप क्या करोगे, वेस्ट से यानी गुजरात से लिखोगे, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ये जो है आप देख लेना, कंफर्म कर लेना, यही राज्य जो है 8 क्या है जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आपका पेपर में पूछता है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया अक्षांश का परिचय। एक ऐसा ही होता है देशांतर। देशांतर क्या होता है, जो एक संदर्भ रेखा होती है जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाती है। जैसे ये गोला है तो ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, इस टाइप की जो लाइनें होती हैं ये क्या होती हैं, दक्षिण मतलब देशांतर रेखाएं। अब याद रखना अक्षांश रेखाएं जो मैंने बताया था वो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी अगर पूछता है तो 111 किलोमीटर, ठीक है। कितनी होती है, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी पूछेगा तो 111 किलोमीटर। ऐसी क्या होती है, कुछ देशांतर रेखाएं होती हैं। अब ये क्या होती है, ये क्या होती है मोस्टली टाइम बताने के लिए, समय के निर्धारण के लिए क्या होती है, देशांतर रेखाएं, ठीक है। समय बताएंगी। अगर आपसे पूछता है देशांतर रेखाएं मुख्यतः क्यों प्रयोग होती हैं, समय के लिए। अब क्या होता था, देखिए ये देशांतर रेखाओं की जो लंबाई होती है वो लगभग हर जगह सेम है, ठीक है। जब ग्लोब देखोगे आप वो सेम है। अब उससे ये पता नहीं चल पाया था कि हम समय कैसे निर्धारित करें, क्योंकि लंबाई तो सेम है, प्रॉपर नंबर नहीं दे सकते थे। तो सभी देशों ने मिलकर क्या किया, जो ग्रीनविच है इंग्लैंड में पड़ता है, वहाँ से जो 0 डिग्री देशांतर गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, ग्रीनविच, ठीक है। और ये इंग्लैंड में पड़ता है, ब्रिटेन में। ग्रीनविच से जो 0 डिग्री देशांतर गुजरती है उसको विश्व का मानक समय माना गया। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का मानक समय कहाँ से लिया गया, आप क्या कहोगे, 0 डिग्री देशांतर जो कि ग्रीनविच से होके जाता है। अब इस ग्रीनविच से ब्रिटेन में है जैसे, ठीक है, इससे अगर पूर्व की ओर जो राष्ट्र होंगे इसको बोला जाता है पूर्वी देशांतर, ठीक है, पूर्वी देशांतर। और इधर जो होते हैं उसको बोला जाता है पश्चिमी देशांतर, ठीक। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने बताया था कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगर जो राष्ट्र इस ग्रीनविच से पूर्व की ओर होगा तो पश्चिम से पूर्व घूम रही, तो वहाँ क्या होगा, समय ग्रीनविच से ज़्यादा होगा, यानी ग्रीनविच से आगे। अगर ग्रीनविच में 12 बजा है तो पूर्वी देश पूर्व की ओर आते आते समय क्या होगा, बढ़ता जाएगा। 1 2 3 4 5, जैसे भारत ही है, भारत का और ग्रीनविच के टाइम में 5.5 घंटे का अंतर है, क्योंकि भारत ग्रीनविच से पूर्व की ओर स्थित है, यानी पूर्वी देशांतर की ओर, ठीक है। ये 0 डिग्री देशांतर हो गया। भारत पूर्व की ओर है तो समय बढ़ेगा। जो इस ग्रीनविच से पीछे की ओर होगा वहां क्या होगा, समय घटेगा। यानी ग्रीनविच में अगर 12 बजा है तो ग्रीनविच से अगर आप पश्चिम की ओर जाएंगे समय की वैल्यू कम होते रहेगी। और कैसे होती है मैं अब समझाऊंगा, ठीक है। अब देखना भारत, ये जो देशांतर रेखाएं हैं ऐसी होंगी पृथ्वी पर ग्लोब पे खींची हुई, इनकी संख्या 180 तो पूर्व की ओर है और 180 पश्चिम की ओर है, तो दोनों मिला के कितनी होगी, 360। अगर आपसे पूछता है देशांतरों की संख्या कितनी है तो 360 आप कहोगे, ठीक है। याद रखना जो 180 डिग्री जो पूर्व की ओर 180वें नंबर की लाइन होगी और जो पश्चिम की ओर 180वें नंबर की लाइन होगी वो दोनों ही एक ही जगह पे, यानी दोनों एक ही लाइन है, ठीक है। और उस लाइन को क्या बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगर आपसे पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है तो आपका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को बोलते हैं। इसको 180 डिग्री देशांतर को, ठीक। अब इस चैप्टर का लास्ट चीज मैं आपको समझाता हूँ, आज का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। देखो वो आपका क्वेश्चन आता भी है, इस देशांतर को याम्योत्तर भी बोलते हैं। मानक याम्योत्तर, पेपर कॉपी में आपको याम्योत्तर लिखा होगा, मतलब किताबों में। अब याम्योत्तर से घबराना मत, रेखा को ही बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने एक चीज़ आपको बताता हूँ, हमारा जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानक समय लिया गया है वो ग्रीनविच से लिया गया है, उसको हम स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं, उसी के अकॉर्डिंग विश्व का टाइम सेट होता है। अब देखो एक एग्जाम्पल, ये सपोज एक चीज़ और नोट कर लेना, जो देशांतर जो लाइनें होती हैं वो कैसी होती है, देखो इस टाइप से होती हूँ, ये इसी टाइप से ऐसी होती हूँ, ठीक है, ऐसी होती हैं। इसका ये मतलब हुआ इस टाइप से होते हैं, इसका ये मतलब हुआ जो भूमध्य रेखा है, जो 0 डिग्री का इलाका है, वहाँ पे इनकी दूरी सबसे ज़्यादा होती है, यानी चौड़ी होती है। ये लगभग 111.3 किलोमीटर। अगर आपसे ये पूछता है देशांतर रेखाओं की दूरी यानी आपस में सबसे ज़्यादा कहाँ फैली होती हैं, तो आप क्या कहोगे, 0 डिग्री के आसपास, यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के आसपास। और आपसे पूछता है देशांतर रेखाएँ आपस में सबसे कम दूरी कहाँ होती है, ध्रुवों पर। देखो सब यहाँ आके मिल जाती हैं, ये
ऐसे मिल रही है नहीं। अगर आपसे पूछता है कि देशांतर रेखाएं आपस में कहाँ मिलती हैं, यानी उनके बीच कहाँ जीरो दूरी होती है, तो आप कहोगे उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी ध्रुव पे। यानी कि विषुवत रेखा से यानी 0 डिग्री से अगर आप उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर बढ़ोगे तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, कम होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है देशांतर रेखाओं की दूरी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ने पे क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, या कुछ और दे देगा, तो हमेशा याद रखना दूरी क्या होती है, कम होती है। सर्वाधिक होती है 0 डिग्री विषुवत रेखा पे, सबसे कम होती है ध्रुव पे, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब देखिए लास्ट चीज मैं आपको आज का समझाता हूँ। ग्रीनविच से क्या लिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय समय लिया गया है। ठीक है, ग्रीनविच जहाँ जो होगा उसके अकॉर्डिंग। अब क्या होता है, देखो पृथ्वी जो अपने अक्ष पे 360 डिग्री घूमती है, अपने अक्ष पे घूमती है, उसको एक 360 घूमने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, किसको, पृथ्वी को। यानी पृथ्वी प्रत्येक 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है, यानी 15 जो देशांतर लाइन है उसको क्रॉस कर जाती है पृथ्वी 1 घंटे में। यानी पर मिनट, कैलकुलेशन छोड़ देना, पर मिनट में 4 पर, इसमें 1 डिग्री को कवर करने में 4 मिनट लगते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी एक देशांतर को कवर करने में 4 मिनट लगाती है। इसको नोट कर लो। अगर आपसे ये पूछता है एक देशांतर को कवर करने में पृथ्वी कितना समय लगाती है, तो आप बोलोगे 4 मिनट लगाती है। ठीक है, लास्ट चीज समझा रहा हूँ, देखो यहाँ से 4 मिनट याद रखना है। ठीक है, ये हो गया ग्रीनविच, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। मैंने क्या कहा, जो राष्ट्र ग्रीनविच यानी इंग्लैंड से पूर्व की ओर होंगे वहाँ समय क्या होता है, ग्रीनविच से ज़्यादा होगा। अगर ग्रीनविच में 12 बजे हैं, कितने बजे हैं, 12 बजे हैं, तो कोई राष्ट्र जो ग्रीनविच से 10 देशांतर आगे है, कितना, 10 डिग्री देशांतर, तो वहाँ कितना बजा होगा। मैंने क्या कहा, 1 डिग्री में कितना अंतर, 4 मिनट, तो 10 डिग्री में 10 × 4 यानी 40 मिनट। तो वहाँ अब पूर्व की ओर है तो टाइम बढ़ेगा, यानी 12 यहाँ बजे तो इस 10 डिग्री देशांतर में 12:40। और सीधे अगर इसी का उल्टा होता, उल्टी इस दिशा में, यानी 10 डिग्री पश्चिम की ओर होता, तो 40 मिनट क्या होता है, टाइम तो उतना ही लगेगा कवर करने में, 40 मिनट पीछे, यानी यहाँ 12 बजे तो यहाँ 11:20 होते। ठीक है, ये कैलकुलेशन करनी है आपकी, पेपर में आती है। भारत ने भी क्या किया, भारत का जो मानक समय लिया गया है, आपका ये भी दे रखा है एनसीईआरटी में, वो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। अगर आपसे पूछेगा भारत ने अपना मानक समय कितना है भारत का, आप बताओगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत क्या है, पूर्व में स्थित है। ठीक है, ये हमेशा आता है पेपर में, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और जो लाइन जाती है भारत में, वो कहीं तो लिखा है इलाहाबाद के नैनी से, कहीं लिखा है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से, दोनों सही है, वो कन्फर्म नहीं है। ठीक है, इलाहाबाद का नैनी आए या उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर, वहाँ से ये लाइन गुजरती है। और आपको क्या देखना है, जो 82.5 डिग्री लाइन है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, मैं आपको बताता हूँ, लगभग 5 राज्यों से जाती है। इनके आपको नाम आने चाहिए। ठीक है, जैसे यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, शायद आंध्र, तेलंगाना, कुछ इस टाइप के हैं, इनको आप देख लेना, कंफर्म कर लेना कौन कौन से राज्य हैं। तो भारत का मानक समय कितना लिया गया, 82.5 डिग्री। वो ऐसा क्यों लिया है, भारत का भी बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, गुजरात इधर है तो आसाम बहुत ज़्यादा पूर्व में है, तो टाइम का डिफरेंस ना है, इसलिए हमने भी एक सेंटर मान लिया 82.5 डिग्री इलाहाबाद के नैनी से। इसी के अकॉर्डिंग पूरे देश का क्या होता है, टाइम सेट होता है। ठीक है, आज के लिए ये टॉपिक आप देखना, इतना काफ़ी है। एक बार 6th की एनसीईआरटी पढ़ना, आपको सब समझ आ जाएगा। इनको रिवाइज करना, फिर मिलते हैं अगले सेक्शन में। थैंक यू।